हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 एडवांस सॉल्विंग टेक्निक। तो एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पर हम लोग ये जो 3 टेक्निक है, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनके ऊपर हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले हम लोगों ने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है उसके ऊपर क्वेश्चंस देखे और किस तरीके से गलती जहां हो सकती है वो सब मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। और ये है क्रैश कोर्स फॉर्मेट, फुल कोर्स इसका जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं ये स्टार्ट करने से पहले, तीनों मेथड के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं जो कि बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में छूट गए थे, जिसमें बोलते हैं लेडर प्रॉब्लम। ये लेडर प्रॉब्लम भी हर एक साल 2 साल छोड़ के क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं और इनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है सॉल्व करने का, उसी को आपको ध्यान रख के सॉल्व करना है। बाकी बहुत आसान है। जिसने अगर एक भी पैटर्न सॉल्व नहीं किया तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए काफी सरदर्द बन जाते एग्जामिनेशन हॉल में, किस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए जस्ट लाइक जैसे हमारे वो 12th वगैरह में क्यूबिक वाले नहीं होते थे, क्यूबिक होता था, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था 5/6 आई थिंक, है ना, और कैपेसिटेंस केस में 6/5। तो उस तरह के जो पैटर्न होते हैं वो कई बार एग्जाम में आ जाते, तो जिसका स्टैंडर्ड पैटर्न पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन आप क्रैक कर पाएंगे। तो ये वाला लेडर वाला क्वेश्चन है। अब देखिए लेडर वाले क्वेश्चन में ये आपको एक दे रखा है, इस तरह का एक पैटर्न मिलता है जो कि इनफाइनाइट तक चलता है और आपसे बोला जाता है इन दिस सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आर इन। ये जो आर इन बोल देते हैं, आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं, अलग अलग नाम है। तो आपको इसमें क्या करना है, ऑलरेडी मैं आपको फुल वाले जो कोर्सेस है उसमें बता चुका हूं कि आपको पहचानना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देखना है। देखिए पैटर्न पकड़ना है, 1 ओम देन 2 ओम और उसके बाद फिर क्या हो गया, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इस तरीके से हो गया। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसका पैटर्न पकड़ना है तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 ओम से स्टार्ट हो रहा है। तो इस 2 ओम को क्या मैं 1 ओम लिख सकता हूं क्या, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि ये 1 ओम तो एज इट इज है, ये 2 ओम एज इट इज है। ठीक है, ये 1 ओम और ये 2 ओम एज इट इज है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस 2 ओम को मैं स्प्लिट करके लिख दूं क्या, 1 ओम और 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम मैंने लिख दिया। ठीक है, देन 2 ओम, देन 2 ओम। ठीक है, फिर ये इस तरीके से और ये इनफाइनाइट तक आपका चलते जाएगा, 1 ओम और 1 ओम। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। इससे फायदा ये हुआ कि आपको अगर सेट पैटर्न पता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो इसको मैं अगर आर इन बोल रहा हूं, आर इन, जहां पे 1 ओम और 2 ओम, तो ये 1 ओम आपका सीरीज में और 2 ओम कहां है, शंट में है ना, शंट बोलते हैं, जो पैरेलल होता है उसको कई बार शंट भी बोलते हैं हम लोग। तो सीरीज शंट, सिमिलर पैटर्न वापस 1 ओम और फिर 1 ओम का आ रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं यहां से देखूं, इसको ब्रेक कर दूं, यहां पर बैठ कर जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है तो वो अगले कहां पर बैठ के उसका सेम पैटर्न आपको जहां नजर आ रहा है, यहां से आप देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न नजर आ रहा है आपको, आर इन सेम पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं। यहां से देख रहे हैं तो 1 ओम 2 ओम और फिर 1 ओम। फिर अगर यहां से इसको ब्रेक कर देते और फिर वापस देखते 1 ओम 2 ओम और 1 ओम, फिर एक और ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि 1 ओम 2 ओम और 1 ओम के बाद जो दिखाई दे रहा है वो भी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। मतलब आपको लेडर वाले प्रॉब्लम में यहां पर बैठ के जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रहा है, तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां से सिमिलर टाइप ऑफ सर्किट वापस से आपको नजर आए, तो वो पॉइंट ये कहलाएगा। अब चूंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें से ये अगर एक माइनस हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या। समंदर में से एक लोटा पानी निकाल भी लिया तो समंदर के पानी को अप्रोक्सीमेटली वही पानी बोलेंगे ना हम, कि माइनस थोड़ी करेंगे, क्योंकि मैं बोल सकते हैं लाखों टन में से अगर 1 मिलीलीटर पानी या 10 मिलीलीटर पानी निकाल लिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू कम ही होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां से अगर मैं इस वाले पैटर्न को अगर यहां पे लिखूं आर इन, तो यहां पर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसको भी आर इक्विवेलेंट, तो यहां से ब्रेक करके जो बचा हुआ पूरा है उसको क्या मैं आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर बस यही करना है हमें, आपको करना कुछ भी नहीं है। ये आपका क्या हुआ, 1 ओम, ये 2 ओम, देन 1 ओम, और यहां से जो ब्रेक हो रहा है जहां से नजर आ रहा है तो उसको भी हम लोगों ने आर इन बोल दिया, वैसे कायदे से अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं अगर प्रैक्टिकली, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट -1, एक आपका क्या हो गया, कम हो गया ना, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग आर इक्विवेलेंट ही लिखते क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये हो गया आर इन। ठीक है, यहां से जो निकाल रहे हैं वो भी हम लोग आर इन निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 ओम 1 ओम और 2 ओम। समझ में आया आपको। तो आपको लेटर पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है
कि जो शुरुआत से जो कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रहा था हमें देखना है कि वापस वो सेम पैटर्न कहाँ रिपीट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए सेम पैटर्न तो रिपीट करने का चांस ही नहीं था पहली बार में, बट हम लोगों ने स्मार्टली चल के, क्योंकि 1 ओम से शुरुआत हुई तो क्या इस 2 ओम को 1 ओम कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, देखना आसान हो गया, हमें सिमिलरिटी देखना आसान हो गया इसकी वजह से। चलिए अब आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अब सॉल्व में क्या करेंगे, आर इन और ये दोनों सीरीज में फिर पैरेलल, तो हम पूरा का पूरा आर इन को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आर इन को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1 है ना, ये 1 प्लस और 2 पैरेलल टू 1 प्लस आर इन, 1 प्लस ये सीरीज में ऐड हो जाएगा, देन इससे पैरेलल, देन वापस सीरीज में। तो इस तरीके अब सॉल्व कर देते हैं इसको, हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर इन इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस आर इन डिवाइडेड बाय एडिशन, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस आर इन, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इसको सॉल्व करके इस साइड में लेके एलसीएम ले लेते हैं और ये हो जाएगा 3 आर इन, बस इसको सॉल्व करना है, 3 आर इन प्लस आर इन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस आर इन प्लस इसका मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 2 आर इन, ठीक है। इसको रीअरेंज कर देते हैं, इसको 2 और 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 आर इन 1 3 कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपका क्या बचा, यहाँ पर आर इन स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 और 2 5 अंडर रूट 5 मतलब 2.23, ठीक है, ओम। तो ये हो गई आपकी आर इन की वैल्यू 2.23 ओम। कहाँ नजर आ रहा है 2.23 ओम, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया। देखिए बहुत ही ये एक्चुअल में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन देखिए बहुत इजी कर दी। यहाँ नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, बट यहाँ पर आपका वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया क्वेश्चन में कि आपका क्वाड्रेटिक की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना क्वाड्रेटिक के ही सॉल्व हो गया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनका पहले से करके रखते तो उनको लगता बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक बनेगा तो हम कैसे करेंगे, बट इसमें क्वाड्रेटिक का काम ही नहीं पड़ा। तो किसी भी गेट के एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को देख के प्री माइंडसेट नहीं बनाने का है। आपको अगर आता है तो उस पर टाइम दीजिए, नहीं आता है तो आगे बढ़िए, ठीक है। और शुरुआत में टाइम जो जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है शुरुआत में उसको नहीं अटेम्प्ट करना है ना। बाकी तो मैं आपको वीडियो बना के बता ही चुका हूं कि गेट के 3 घंटे किस तरीके से आपको मैनेज करना है। चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका लेडर वाला, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते जो कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है 2018 में। आई डोंट नो कि कौन से ब्रांच का है ये क्वेश्चन, ठीक है, बट 2018 में क्वेश्चन आया है। द इक्विवेलेंट इंपीडेंस जेड इक्विवेलेंट फॉर द इनफाइनाइट लेडर सर्किट शोन इन द फिगर। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और यहाँ पे देखिए पैटर्न आप देखिए 9 ओम, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। जे ये सारे जे के फॉर्मेट में हो जाए मतलब इंपीडेंस की बात हो रही है। 9 ओम J55 माइनस J1 है ना, 9 5J तो शंट में तो देखो एक जैसा ही मिल रहा है, बट इधर भी क्या है 9 ही है, 9 ही है इधर भी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें यहाँ से 9 दिख रहा है तो वो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो भी मुझे वही जेड इक्विवेलेंट दिख रहा है, जेड इक्विवेलेंट दिख रहा है यहाँ से भी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 9 और ये शंट वाला, फिर 9 शंट वाला। तो हमें जो यहाँ से नजर आ रहा है 9 और शंट में 5 और -1 है, ठीक है, वही चीज यहाँ से मुझे नजर आ रही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इसको मैं बोल सकता हूँ ये यहाँ पे इंडक्टर देन कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ से पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, ये एक एलिमेंट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जेड इक्विवेलेंट, इंपीडेंस इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि इंपीडेंस जो इक्विवेलेंट मुझे यहां से नजर आ रहा था वो भी वहीं पे। तो सेट पैटर्न हम लोगों ने पकड़ लिया। तो देखिए इसमें बड़ा आसान सा दे दिया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया। अब चलिए यहां पर हमें वैल्यू निकालना, तो ये कितना है, J9 है और ये कितना है, J5 है, ठीक है, और ये कितना है -1J है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। चलिए तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आपस में सीरीज में देन पैरेलल। तो देखिए -1J और 5, तो एक कितना हो गया, 4 हो गया, 4J हो गया। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जेड इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा आपका J9 प्लस पैरेलल में जेड इक्विवेलेंट पैरेलल टू ये कितना हो जाएगा 4J, क्योंकि एक माइनस मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9J और जेड इक्विवेलेंट
ये हो जाएगा 4j इक्विवेलेंट, 4j जेड इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड में 4j प्लस कितना हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर करेंगे तो इसमें एलसीएम ले लेंगे तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 चौक 36 जे स्क्वेयर, ठीक है। देन 9j जेड इक्विवेलेंट और प्लस ये कितना हो जाएगा 4j जे इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा अपना 4j जेड इक्विवेलेंट देन जेड स्क्वायर। अब बनेगा क्वाड्रेटिक यहाँ पे, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो हम ये देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जे 4 से 4 हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये और 4 कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या आया, उसके बाद इस साइड में लेके आ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इस साइड में आ गया तो -9j जेड इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा, देखिए जे स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो 39 क्या हो जाएगा, नॉट 39 36, 9 चौक 36 ना, तो ये हो गया 36, ठीक है। तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा वापस, तो ये हो जाएगा आपका 36 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बड़ा आसान है, बेसिक सा जो फॉर्मूला हमारा लगता है जे इक्विवेलेंट माइनस बी, माइनस कितना है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वेयर मतलब 9j का स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 36 4ac डिवाइडेड बाय 2 तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएंगे यहाँ से, है ना, 2 आंसर आएंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9j, तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा 81 माइनस का और -4 इंटू 36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू 9j प्लस माइनस 15j डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 आंसर आएंगे यहाँ पे, एक आंसर अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय तो 12j हो जाएगा एक आंसर, और दूसरा आंसर अगर माइनस साइन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा 9 चले जाएंगे तो 6 तो -3j आ जाएगा। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, क्योंकि इसके हिसाब से तो हमारे 2 आंसर अवेलेबल है और यहाँ पर ऑप्शन में है J12 -J12 13 और 13, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 12 इज द करेक्ट आंसर, J12 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना दे रखा आपको, J12 A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया, ये पूरे सारे के सारे जितने क्वेश्चंस थे वो लेटर वाले थे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्चुअल यूनिट 3, जिसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज नोडल एनालिसिस, सेकंड है मेश और तीसरा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, गोल्डन रूल बताता हूं। एग्जाम में गेट के एग्जाम में अगर आपको नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो 95% क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ नोडल से सॉल्व होंगे। किससे होंगे, नोडल से। तो नोडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोडल। बट जो 5 से 10% के जो क्वेश्चन है उसमें आपको नोडल लगाने की जरूरत नहीं, जो कि बेसिक सॉल्विंग टेक्निक से ही हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये जो मेश एनालिसिस है ये हमें ना के बराबर लगाना है, एग्जामिनेशन में मेश से बचना है। बट मान लीजिए कुछ क्वेश्चन का पैटर्न मैं भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मेश ही लगाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन मेश के बिना सॉल्व ही नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन आपको मेश लगाना है। बट मेश हमको अगर इंटेंशनली क्वेश्चन में करने का बोले तभी करना, अदरवाइज अपने मन से कभी भी मेश नहीं लगाना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कॉलेज में हम लोग नए नए नेटवर्क सीखते हैं ना, तो ये मेश और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ा प्यार होता है। जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, बट उससे कई बार आंसर नहीं आता है। तो मेश और मेश में भी जहां पर हमें 3-4 लूप दिख जाएंगे तुरंत हम लोग एक एक करंट घुमा देंगे और इक्वेशन लिखने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है गेट एग्जामिनेशन में। तो इन दोनों मेथड को से बचना है, मेश से तो बिल्कुल ही बचना है, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जहां जरूरत है वहीं पे लगाना, अदरवाइज हर जगह पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना है। आप नोडल जिंदाबाद, नोडल जहां लगे नोडल लगा दो, नोडल से हर क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट सबसे पहले मैं नोडल का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो पहला मेथड है हमारा नोडल एनालिसिस। इसको मैंने डिटेल वर्जन में फुल कोर्स में जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे
पढ़ाया है। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, इस वजह से मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं है। देखिए नोडल एनालिसिस में मैंने बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन द केवीएल एंड ओम्स लॉ, बताया था प्लेनर नॉन प्लेनर नेटवर्क और ये सब सारी चीज़ें बताई थी। उनका कोई मतलब नहीं है, थ्योरी पार्ट का कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली हमें करना क्वेश्चन है। उसके बाद जो मैंने प्रोसीजर बताया था कि नोडल को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो उसमें पहला पॉइंट बताया था आइडेंटिफाइड द नोड्स। आपको नोड आइडेंटिफाई करना है। नोड आइडेंटिफाई करने के ऊपर उनके ऊपर हर एक नोड के ऊपर हमें क्या करना है, वोल्टेज एज्यूम करना है, एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। एक रेफरेंस नोड जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं वो सिलेक्ट करना, उस पर आपको वोल्टेज अप्लाई नहीं करना क्योंकि उसका वोल्टेज जीरो होता है। बाकी जितने नॉन रेफरेंस नोड है उस पर वोल्टेज असाइन करना है और फिर हमें क्या करना है, केसीएल की इक्वेशंस लिखना है। ठीक है, वहां पे नोडल में केसीएल की इक्वेशन लिखना है। माफ करिए, हमें गलती से शायद जो पहला पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन द केवीएल एंड ओम्स लॉ, इट इज केसीएल एंड ओम्स लॉ। ठीक है, नॉट केवीएल, केसीएल एंड ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो देन हमें वोल्टेज असाइन करने के बाद क्या करना है, केसीएल की इक्वेशन लिखना है, इनकमिंग और आउटगोइंग वाली। और मैंने आपको बता रखा था नोडल एनालिसिस में कि जिस नोड का लिख रहे हैं तो उससे ये मान के चलो अगर करंट का डायरेक्शन गिवन है तो कंसिडर कर लेना इनकमिंग आउटगोइंग, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो हमें आउटगोइंग ही एज्यूम करके चलना है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने पूरे के पूरे फुल थ्योरी लेक्चर में बताए थे। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट भी है सुपर नोड वाला, वो भी आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चन के थ्रू। ये चलिए क्वेश्चन है पहला नंबर का, A circuit consisting of dependent and independent sources is shown in the figure. If the voltage at node 1 is -1 volt, then the voltage at node 2 is। आपको दो नोड गिवन है ना, दो नोड गिवन है। कौन कौन सा नोड, पहला नोड 1 और नोड 2, दो गिवन है। पहले का इसका वोल्टेज जो है, इसका जो वोल्टेज है, मैं इसको हटा देता हूं एक्चुअली, यहाँ पे ये नोड लिखा हुआ था, मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। नोड 1 है ना, नोड 1, चलो मैं नहीं हटाता हूं क्योंकि नोट्स में फिर दिक्कत आएगी आपको। यहां पर मैं एज्यूम करता हूं इस वाले नोड पे -1 वोल्ट गिवन है आपको। क्या गिवन है आपको, -1 वोल्ट गिवन है। चलिए, और नोड 2 का वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। इसको मैं लेट अस एज्यूम V2 बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, V2 वोल्टेज बोल देता हूं। और क्या क्या नजर आ रहा है इसमें, हमें दो डिपेंडेंट सोर्सेस नजर आ रहे हैं जो कि करंट के फॉर्म में I2, तो इसका I2 कहां गिवन है, I2 कहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है यहाँ पे I2। और एक डिपेंडेंट वोल्टेज के फॉर्म में VR1, जिसका VR1 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ का वोल्टेज अगर गिवन है तो इससे हमें कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करना है। यहाँ से आ रहा है 1 एम्पेयर, और यहां पर देखिए जाने वाला ये वोल्टेज है, ये हमारा रेफरेंस नोड है, मतलब ये 0 वोल्ट है। अगर ये 0 वोल्ट है और ये -1 वोल्ट है तो VR1 का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा आपका, -1 वोल्ट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि VR1 इक्वल टू कितना हो गया, -1 वोल्ट हो गया। प्लस और माइनस पोलरिटी गिवन है, हमें अपने मन से पोलरिटी नहीं चेंज करना है, यहां पर पोलरिटी गिवन है। तो VR1 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 वोल्ट हो गई। करंट का डायरेक्शन भी गिवन है, तो अपने मन से हमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करना, चाहे नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम ये I1 करंट अगर निकालें, I1 करंट निकालें तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब VR1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड 1, तो ये कितना हो गया, -1 एम्पेयर। मतलब I1 का जो वैल्यू है वो क्या है, -1 एम्पेयर। अगर ये करंट हम अपने मन से कुछ एज्यूम करते तो हम इस माइनस की जगह प्लस करके और डायरेक्शन चेंज कर देते, बट चूंकि पहले से करंट डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है तो अपनी मर्जी से हमें नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर अभी हम अगर केसीएल लगा दें, इस ए पॉइंट पे हम क्या करते हैं, केसीएल लगाते हैं। ठीक है, केसीएल एट ए, तो इनकमिंग कितना है हमारा, इनकमिंग है 1 एम्पेयर, आउटगोइंग कितना है, आउटगोइंग है I1 प्लस I2। तो I2 का वैल्यू कितना निकल आएगा, ये -1 उधर जाके तो 2 एम्पेयर हो जाएगा। तो I2 कितना हो गया, 2 एम्पेयर। अब देखिए 2 एम्पेयर करंट इधर आ चुका है। दूसरा, अगर I2 पता चल गया 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे 2 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे I2 क्योंकि आ गई है वैल्यू, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 एम्पेयर हो जाएगा। ये हो गया 4 एम्पेयर। ठीक है, और अगर मुझे नोडल वोल्टेज निकालना है, इस नोड का वोल्टेज निकालना है, मतलब मुझे अगर इस स्ट्रीम, ये और इधर कितना है, 0 वोल्ट है क्योंकि पूरा पूरा रेफरेंस है, तो अगर यहाँ का वोल्टेज पता चल गया तो यही वोल्टेज हमारा नोड का वोल्टेज होता है ना, यही वोल्टेज हमारा क्या होगा, नोड का वोल्टेज होगा। तो अब आपको देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, हमें नोडल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपको I2 करंट है 2 एम्पेयर जो कि इधर आ रहा है ना,
और यहाँ पर I3 है और इधर से इस नोड पे आप देखो तो इधर से 2 एम्पेयर आ रहा है, इधर से 4 एम्पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों इनकमिंग 2 + 4 कितना हो गया 6, तो 6 का 6 इधर जाएगा, मतलब I3 की वैल्यू 6 एम्पेयर है ना। इतना लिखने की जरूरत तो नहीं ना, KCL इतना लगा लोगे, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो दोनों 2 एम्पेयर 4 एम्पेयर और ये कितना बन जाएगा 6 एम्पेयर बन जाएगा। 6 एम्पेयर बन गया और प्लस और माइनस, क्योंकि जहां से करंट एंटर करता है प्लस और दूसरा माइनस होता है, तो यहाँ का जो वोल्टेज दैट इज V2 वोल्टेज और ये V2 वोल्टेज कितना कहलाएगा, V2 वोल्टेज इक्वल टू 1/3 इंटू I इंटू आर ना, तो करंट कितना है हमारा, करंट है 6 इंटू आर कितना 1/3, तो ये हो गया 2 वोल्ट है ना, 3 दूना 6, तो V2 इक्वल टू 2 वोल्ट। और यही हमारा नोड 2 का वोल्टेज है, यही हमारा क्या है, नोड 2 का वोल्टेज है 2 वोल्ट। मजा था कि नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, कई बार हम क्या सोचते हैं कि नोड दे रखा है तो हम तुरंत अपने ब्लाइंड तरीके से, ऐसा नहीं करना है कि नोड एज्यूम करना है, सारी चीजें करना है। जब भी आपको बहुत ज्यादा चीजें गिवन हो ना क्वेश्चन में, तो आप कोशिश करिए क्रैक करने की। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, KCL यूज किया, ओम्स लॉ यूज किया, बस इसके बेसिस पे हमारा वोल्टेज निकल गया। और एक और चीज क्या यूज करी हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कॉमन सेंस, है ना। तो नेटवर्क में कॉमन सेंस का बहुत काम है, क्वेश्चन को देख के कभी भी नहीं घबराने का। 18-17 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, किसी न किसी ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने बहुत ही आराम से इसको सॉल्व किया है। चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें पढ़ाई, अब आप ये -1 के चक्कर में बहुत सारी चीजें गलत कर सकते थे, आपको ये चीज नहीं करना है ना। मैं कुछ क्वेश्चन कराया हूं जो माइनस वोल्ट दे देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्लस माइनस में गड़बड़ी करते हैं, वो इस लेक्चर के बाद आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन है, कंसीडर द नेटवर्क शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द करंट I एंड I1। तो सबसे पहले तो देख ले हम I और I1 कहां है। एक तो I इधर दे रखा है और I1 इधर दे रखा है। कोई भी डिपेंडेंट सोर्सेस है क्या, नहीं, क्योंकि सबका जो शेप है वो सर्कल वाला है। सर्कल मतलब कि इंडिपेंडेंट, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि सिंबल किसी से एफिलिएटेड होंगे या नहीं होंगे, उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सिंबल क्या है, सर्कल वाले हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में हमें दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये करंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर ये करंट I1 फाइंड आउट करना होता, थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले डिस्कस करते, खुद से बातें किया करो नेटवर्क सॉल्व करते टाइम पे क्वेश्चन देख के, कि अगर मुझे करंट निकालना है तो ये वोल्टेज पता है, और अगर मुझे किसी तरीके से ये वोल्टेज V1 वोल्टेज पता लग जाए तो आसानी से मैं I करंट निकाल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इसी 4 वोल्ट को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। वो तभी होता है जब नॉन रेफरेंस नोड और 0 वोल्ट के बीच में हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, आपका 0 वोल्ट है तो ये वाला, जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट है तो हम लोग इस वाले वोल्टेज को यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे, बट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है आपका, ये दोनों के दोनों नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट है। इस वजह से हम उठा के किसी नोड का वोल्टेज नहीं एज्यूम कर सकते। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाला वोल्टेज V1 है तो ये वोल्टेज V2 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये वोल्टेज पता चल गया किसी तरीके से V1, तो यहां पर ये I1 करंट पता चल जाएगा। I1 करंट पता चल गया और ये है 0 वोल्ट, तो यहाँ का जो V1 वोल्टेज है वही इसके क्रॉस का V1 वोल्टेज होगा। तो यहाँ का वोल्टेज पता चल गया तो यहाँ का करंट पता चल जाएगा। यहाँ का करंट पता चल गया, यहाँ का पता है, तो KCL लगा के I1 निकाल लेंगे। इतना सिंपल सा टेक्निक है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, नोडल एनालिसिस यूज करना है। और एक और चीज, नोडल में मैंने पढ़ाया था कि जब भी कभी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट हो, V1 और V2, तो वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज 4 वोल्ट। कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो अगर दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है तो वो क्या कहलाते हैं, सुपर नोड। और सुपर नोड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सुपर नोड का मतलब है कि पहली इक्वेशन तो बहुत आसानी से आ जाती है। कैसे, ये प्लस है तो प्लस इस साइड में, माइनस इस साइड में, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 4 वोल्ट। तो एक इक्वेशन तो बहुत आसानी से आ गई। और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, दोनों नोड्स पे साइमल्टेनियसली हमें नोडल लगाना है। साइमल्टेनियस, एक साथ दोनों नोड पे हमें नोडल लगाना है। और इसके शंट ब्रांच या कोई भी है तो उसमें हमें नोडल नहीं लगाना है ना, मतलब वो ब्रांच कंसिडर नहीं करनी है। तो दोनों नोड पे साथ में कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए V1 पे खड़े हो जाते हैं, और V1 पे हम लोग खड़े होके क्या करेंगे, V1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 1, है ना, V1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई नॉट 1 2, ठीक है।
अब देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये आप I1 कंसिडर करिए ना, करेंगे I1 कंसिडर, बट अभी हम लोग अननोन जितना कम इंट्रोड्यूस करें उतना अच्छा है ना। तो अगर ये अभी अननोन है, इस I की हमें नीड नहीं है, तो हम हमारे पास वोल्टेज गिवन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि देखिए नोडल लगाते टाइम में मैंने चीज बताई थी कि जिस नोड पे आप लगाएंगे वहां पर जो अगर करंट का डायरेक्शन एज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आपको हमेशा वहां से आउटगोइंग मानना है, हमेशा आपको क्या मानना है, आउटगोइंग। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी। तो V1 - 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V1 - 0 डिवाइडेड बाई 6 है ना इसका। और दूसरा है इस साइड में, इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं है, और साइमल्टेनियसली फिर यहाँ का भी लगाना है हमें। तो यहाँ का आउटगोइंग क्या है, आउटगोइंग है यहाँ का V2 डिवाइडेड बाई V2 - 0 डिवाइडेड बाई 8, और आउटगोइंग और क्या है आपका 3 एम्पेयर इक्वल टू 0। आ गया तीनों, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कुछ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम 2 6 8 इनका एलसीएम लूंगा, ठीक है। उनका एलसीएम लेने के बाद पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख देता हूं, जो कि मैंने सॉल्व करके रखी है, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, तीनों का एलसीएम हमारा 24 आएगा। मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। तो डायरेक्टली ये आ जाएगा आपका 16V1 प्लस 3V2, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 216 आ जाएगा, ठीक है। और से एक इक्वेशन ये है हमारी, ये होगी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करके V2 कैंसिल हो जाएगा, V1 निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो V1 और V2 की वैल्यू है आप सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो V1 आया है आपका, V1 आया है 12 वोल्ट, और V2 जो आया है वो आया है हमारा, V2 है 8 वोल्ट, 12 और 8 वोल्ट की ये वैल्यू, समझा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन हमने सुपर नोड से ले ली, दूसरी इक्वेशन उन्हीं दोनों नोड पे साइमल्टेनियसली आपको नोडल लगाना है। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, अब I निकालना है। अगर मुझे I निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 24 - V1 डिवाइडेड बाय 2 ओम, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये V1 कितना है हमारा, V1 है 12, 24 में से 12 चले जाएगा तो, है ना, 24 - 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 6 एम्पेयर करंट, ठीक है, 12 6। और I1 कितना आ जाएगा आपका, I1 यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, ये वाला करंट निकाल लेते हैं। तो ये करंट अब मैं I3 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो I3 करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 12 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 2 एम्पेयर। तो ये आ गया 2 एम्पेयर, यहाँ से आया 6 एम्पेयर, तो 2 इधर चले गया, तो बचा हुआ I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 4 एम्पेयर। मजा आया, बहुत छोटा क्वेश्चन दिखता है, बट गेट में इसी क्वेश्चन के कई सारे स्टूडेंट या तो गलत करके आ जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन क्रैक ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ऐसा छोटा क्वेश्चन थोड़ी छोड़ेंगे वहाँ पे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बट प्रेशर जब है ना, प्रेशर सिचुएशन में इंडिया का क्या हुआ अभी T20 वर्ल्ड कप में, प्रेशर सिचुएशन में क्या हुआ, लड़खड़ा गए। तो वहाँ पर एग्जामिनेशन में भी आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, अगर प्रेशर हैंडल नहीं करता आया तो 3 घंटे में छोटा से छोटा क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं। और जो लोग एक बार एग्जाम दे चुके हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे प्रेशर का मतलब क्या है। बट मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको अवेयर करना तो जरूरी है ना, सच्चाई से रूबरू तो कराना पड़ेगा कि क्या फेस करने वाले हैं आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने को, अपनी नर्व्स जो है ना, जो अपना दिल है ना, उसकी धड़कन है, उसको कंट्रोल करना है। अब काम एंड कंट्रोल एंड कंपोज होकर चीजें करना है, और वो तभी होगी जब हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट को ना भूले, छोटी छोटी चीजों को नहीं भूलना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन द फिगर शोन द करंट I इज। अब ये करंट I पूछा है आपसे, है ना, 2016 का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ये I करंट पूछा है। डायरेक्शन भी आपको गिवन है, अब देखिए क्वेश्चन को देखते से ही हमें या तो ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होना है, ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना है। बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बहुत सारे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और सारे के सारे आपके कौन से हैं, डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है ना। तो आपसे पूछा ये करंट। अब देखिए एक बात बताइए, अगर मुझे यहाँ पे करंट निकालना है, ये करंट I निकालना है अगर, तो अगर किसी तरीके से यहाँ का करंट और यहाँ का करंट पता चल जाए मुझे, है ना, और चूंकि बैटरी का पोलरिटी आपका प्लस और माइनस लगा हुआ है, इस तरीके से प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो मैं अभी इस तरीके का करंट डायरेक्शन मान लेता हूँ, है ना। ये अब मेरी तरफ से एज्यूम कर लिया, माइनस आएगा तो रिवर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर ये करंट आपको पता करना, तो ये करंट और इस ब्रांच का करंट अगर आपको पता लग जाए किसी तरीके से, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ये KCL लगा के, इस पॉइंट पे KCL लगा के करंट निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे एक और चीज क्या है, यहाँ पर
आपका ग्राउंड पोटेंशियल क्या है, इसको हम लोग, एक नोड आपका रेफरेंस नोड होता है, ये रेफरेंस मतलब कि 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है तो ये भी आपका 0 वोल्ट है, ये भी आपका क्या है 0 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट है तो ये शॉर्ट सर्किट पाथ है पूरा पूरा, मतलब एक ही है, एक ही पोटेंशियल पे, तो ये भी 0 वोल्ट है। और ये अगर 0 वोल्ट पे है और यहाँ का नोडल वोल्टेज आपसे पूछे तो इस ब्रांच में 0 वोल्ट है, तो ये पूरा का पूरा आपका 8 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, पूरा पूरा 8 वोल्ट यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो इतना करने के बाद भी हम करंट नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब एक नोड बच रहा है, और हमारा कौन सा नोड बच रहा है, यहाँ का। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, V1 वोल्टेज लेकर नोडल लगा देते हैं। तो V1 वोल्टेज लेके हम लोग नोडल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, नोडल लगा देते हैं। तो इस V1 पे नोडल लगाएंगे तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, इधर क्या हो जाएगा प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, है ना, और V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और क्या आ गया यहाँ पर, इसमें लगाएंगे हम लोग तो V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 1 2 3 4 चारों आ गई, चारों ब्रांच आ गई, तो कितना हो गया, सब V1 है, और नीचे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4V1 इक्वल टू 8 उस साइड में चले जाएगा, तो V1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी, V1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 दूनी 8, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आ गया आपका V1, ठीक, नहीं 2 वोल्ट नहीं, 16 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 16, तो 4 चौक 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट आ गई। अब देखिए करंट निकालना आसान है, करंट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा एक एक करके हम लोग देखते हैं। करंट V1 कितना है आपका, 4 वोल्ट है, तो 4 माइनस 0 तो 4 डिवाइड बाय, तो 4 एम्पेयर का करंट इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 1 एम्पेयर जा रहा है, तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 तो डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो गया 4 एम्पेयर हो गया। अगर इधर 1 गया है, इधर 4 गया है, और ये डायरेक्शन अगर मैं ऐसा मानूं तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पेयर हो जाएगा, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन सही माना है। तो अब देखिए अब KCL लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 इधर 5 इधर, तो KCL लगा देते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, तो KCL एट A है ना, तो यहाँ पे इनकमिंग कितना है 4 और आउटगोइंग कितना है 5 प्लस I, तो यहाँ पे I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा -1 एम्पेयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही नोडल लगाना था आपको, ठीक है, और उसी नोडल से हो गया। तो नोडल हमें क्या करना, आंखें बंद करके नहीं लगाना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो, और नोडल की जरूरत पड़ रही है क्या, पहले ट्राई करो जितना बेसिक सॉल्विंग मेथड सिखाया मैंने उससे क्वेश्चन करने की, अगर उससे नहीं हो तो नोडल अप्लाई करना है। बाकी मेश के बारे में नहीं सोचना, बहुत सारे स्टूडेंट 4 देखा लूप, I1 I2 I3 I4 करंट लगा दिया, उसमें फिर बहुत ज़्यादा उलझन हो जाएगी, क्योंकि मेश में आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत बनेगी और कैलकुलेशन की मिस्टेक के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करिए नोडल से सॉल्व करने के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड V1 V2 V3 एंड 2I1। अब कहाँ है ये, V1 V2 V3 और 2I1 की वैल्यू निकालनी है हमें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 2 सुपर नोड दिख रहे हैं आपको, है ना, 2 सुपर नोड कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, देखिए 2 नॉन रेफरेंस नोड है ये, हमें 2 नॉन रेफरेंस नोड, तो इनके बीच में एक हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स है, चाहे वो करंट डिपेंडेंट है, बट है तो वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और इस नोड V1 और V3 के बीच में भी एक हमारा क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि V1 और V2 के बीच में भी सुपर नोड है, और V1 और V3 के बीच में भी क्या है, सुपर नोड है। और सुपर नोड होता है तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना आसान हो जाता है, 2 सुपर नोड है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्लस माइनस, ये क्या हो गया V1 और V3, और ये है 12, तो पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, ठीक है। तो V1 माइनस V3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसका अगर कर दूं तो ये इधर और ये इधर, तो कितना हो गया V2 माइनस V1 इक्वल टू 2I1। तो इक्वेशन हमारी कौन कौन से मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। अच्छा, इस दूसरे इक्वेशन का जो I1 है, इसको क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी किस पे है, इस I1 पे है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंडेड, ये हमारा ग्राउंडेड है।
तो यहाँ पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, I1 को अगर मुझे लिखना है तो I1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V1 डिवाइडेड बाय 1 ही है 1, तो इसका मतलब V1 I1 नॉट सॉरी V1 नहीं V2 है, V2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज V2। तो I1 की वैल्यू कितनी है V2, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2V2, तो 2V2 हो गया, तो ये V2 उधर चले जाएगा, तो माइनस V1 इक्वल टू V2। तो ये रिलेशन एक और हो गया, इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, जो कि रीअरेंज करने के बाद आई है ना। ये स्टैंडर्ड थी, चलिए 3 बोल देते हैं, 2 की जगह 3 बोल दे कि है तो 2 ही इक्वेशन, बाकी रीअरेंज करके लिख दी हमने। चलिए और क्या बाकी है, और कुछ सुपर नोड का काम हो गया। अब सुपर नोड में जो हमारे सोर्सेस थे उसके बेसिस पे हमने इक्वेशंस लिख दी, 2 सुपर नोड लगे। अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स पे एक साथ हमें नोडल लिखना है ना, एक साथ हमें नोडल लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। नोडल आ जाएगा आपका V1 है ना, नोडल लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, इन दोनों ब्रांच में तो लिखाएगा नहीं, तो V1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, प्लस ये हो गया, इसमें नहीं लिखाएगा। V2 पे आ जाते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई 1, देन V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 2, और कुछ बाकी क्या नहीं। देन V3 पे लिख देंगे, V3 पे कितना लिख देंगे V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर नॉट 3 4 कर दो, चलो 4 इक्वेशन, बट असल में इक्वेशन 3 ही है आपके पास, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन तो हमारे आई के फॉर्मेट में। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास 3 इक्वेशन है जिसमें V1 V2 और V3, और अननोन भी कितने हैं 3 है। इसको इस वाली इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमारी क्या है उसके बीच का रिलेशन, V1 और V2 के बीच का रिलेशन है, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे चलिए, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है V1 V2 V3, इस पूरी इक्वेशन में V1 V2 V3, और यहाँ पर V1 और V3, और यहाँ पर माइनस V1 और V2 है, ठीक है। तो 1 2 और 3 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे V1 V2 V3। सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करेंगे तो V1 V2 V3 के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन 1 को लेना है और इक्वेशन 5 को लेना है। कैसे लेंगे 5 इक्वेशन, मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब आप क्या करिए, ये इक्वेशन V1 और V3 के फॉर्म में है, और यहां पर आपको जो भी इक्वेशन 5 इसको जब सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन 5 कहलाएगी, ये काई के फॉर्म में चाहिए आपको, V1 और V3 के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो V2 है, V2 की जगह पे सब जगह माइनस V1 लिख देना। V2 इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो V2 की प्लेस पर माइनस V1 लिख देना, तो पूरी इक्वेशन से V2 एलिमिनेट हो जाएगा, और ये 5th इक्वेशन जो मिलेगी वो V1 और V3 के फॉर्म में मिलेगी। कर लेना, बहुत आसान होगा। V1 जो भी रहे, अभी मैंने लिखा नहीं है, बस यहाँ पे V1 और V3 के फॉर्म में मिलेगी, ये मिलेगी। देन आपकी ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। आंसर है मेरे पास V1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा माइनस 24 वोल्ट, ठीक है। V2 आ जाएगा 24 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि V1 और V2 क्या है एक दूसरे से, एक प्लस है दूसरा माइनस, और V3 कितना आ जाएगा, V3 आ जाएगा माइनस 36 वोल्ट, ठीक है। ये 3 वोल्टेजेस आपके आ जाएंगे। आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और रीअरेंज करके मुझे लिखना है। चलो मैं इक्वेशन 5 भी लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा आपका, चलिए आप कर सकते हैं कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ गए ना क्या बोला मैंने। अब देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने क्रेमर्स रूल सिखाया था ना, उससे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमारे पास ये जो रिलेशन है ये बहुत छोटा रिलेशन है ना, तो इसके लिए आप क्रेमर्स रूल अगर आप लगाने जाएंगे तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी बजाय अगर ये हमारे पास रिलेशन अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम लोग क्रेमर्स रूल से ही जाते, बट अभी आपको 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल से नहीं जाना है। आपके पास ये छोटा सा रिलेशन है, इसको यूज करके 3 वेरिएबल की इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व कर देना है, क्योंकि एक इक्वेशन तो आपके पास V1 और V3 2 वेरिएबल में है ना, और एक इक्वेशन जो 3 वेरिएबल की है उसको इस रिलेशन की हेल्प से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। तो हर जगह मन उठा के क्रेमर्स रूल नहीं लगा देना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं एक चीज बताऊं, आपको गेट एग्जामिनेशन में कभी भी 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये भी कोई गेट का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल बनाया हुआ क्वेश्चन है। गेट में जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप 2 वेरिएबल वाले ही करेंगे, क्योंकि उनका दे डू नॉट वांट लेबोरियस पीपल, दे वांट एनालिटिकल पीपल।
3 इक्वेशन बना के मेहनत नहीं करवानी उनको। इसी वजह से आपको अगर 3 इक्वेशन आती भी है तो उसमें कहीं ना कहीं हिंट होगा इजी तरीके से सॉल्व करने का, या वैल्यू बहुत कम होगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं, पहला तो कैलसी, जो कि आप फिजिकल कैलसी अवेलेबल नहीं, पहले फिजिकल कैलसी होता था 2 मिनट में निकल आते थे रिजल्ट, बट आप वर्चुअल कैलसी उसमें नहीं कर सकते सॉल्व। दूसरा तरीका है क्रेमर्स रूल। तीसरा तरीका है कि 3 इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन को किसी न किसी तरीके से, अगर आपको रिलेशन छोटे हैं तो आप 2 इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जो कि मैंने बताया भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।